हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब अपने सिलेबस को अगर चेक करना, सबसे पहले सिलेबस को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस चेक करो और उसमें आप पाओ कि जीके जीएस आप लोगों के पास है, अगर उसमें एसएसटी आप लोगों के पास है, तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए है, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो। इस समय पर झारखंड टेट आया हुआ है और झारखंड टेट के सिलेबस में स्पेशल रूप से यूनियन गवर्नमेंट को मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के बारे में आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी आपके टॉपिक में है, तो वो भी इस क्लास को कर सकते हैं। जो बीपीएससी वाले, बीपीएससी यानी जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। DSSB में भी 20 नंबर की जीके जीएस आती है और वहां पर भी यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। हर बार या 2 या 3 प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं, संघ सरकार, इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स को भी पढ़ेंगे और आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 52 से, जितना भी हो पाएगा हम पूरा कोशिश करेंगे करने की। देखो, सबसे पहले याद रखना कि अगर हम संघ सरकार की बात करें तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बता दूं। आइए पहले बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि जिस हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम क्या है? भारत का संविधान। इस भारत के संविधान में कुल मिलाकर 25 भाग हैं, अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो। और उन 25 भागों में एक भाग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको कहते हैं भाग 5। ठीक है ना? और इस भाग 5 को ही क्या कहते हैं? संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, है ना? संघ सरकार का अर्थ आप ऐसे भी लगा सकते हो कि इसको हम केंद्र सरकार भी कहते हैं, क्योंकि पूरे भारत के केंद्र में यही सरकार होती है। ठीक है, क्योंकि भारत के केंद्र में होती है तो इसको भारत सरकार भी बोला जा सकता है ना? इसको हम क्या बोल सकते हैं? भारत सरकार। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर, है ना, 150 तक लगभग तकरीबन 100 आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं, है ना? डील करते हैं कि आर्टिकल 52 में क्या दे रखा है, 53 में, 54 में, 55 में, 56 में आखिर ये क्या दे रखा है। तो ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना? आइए आगे चले। इसी क्रम में मैं आप लोगों को संघ सरकार को पढ़ाने जा रहा हूं। पहले मैं आपको टॉपिक कराऊंगा और टॉपिक के बाद बहुत सारे प्रश्न भी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, है ना? मैं आपको मोटा मोटी सारे के सारे आर्टिकल्स के बारे में कुछ अपडेट आप लोगों को यहां पर देता रहूंगा, बताता रहूंगा, है ना? अगर किसी भी आर्टिकल के बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर कर दें, है ना? कमेंट कर दें तो मैं आपको उस आर्टिकल के बारे में डिटेल वीडियो जो 15 से लेकर 20 मिनट का होगा वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, है ना? बाकी आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए बस। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट को, है ना? इस यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या दे रखा है, यानी आज हम इस टॉपिक में वास्तव में पढ़ने के वाले हैं। ओके, ये पता होना चाहिए ना। इसको कहते हैं संघ सरकार, और संघ सरकार में सबसे पहले क्या होती है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि संघ कार्यपालिका, क्योंकि सारा का सारा संघ का है तो बार बार संघ लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं कार्यपालिका। देखो, कार्यपालिका का जो कार्य है वो है कानून को लागू करना, तो यहां पर कानून लागू किए जाते हैं और आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इसके साथ डील की जाती है। और इन्हीं आर्टिकल्स में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यहीं पर आप लोगों को ये सब मिलते हैं, है ना? क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी ही चर्चा लगातार हमारे सामने टीवी या न्यूज चैनल पर होती रहती है और बहुत सारी चीजें
आप लोग सुनते रहते होंगे सरकार 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 के बारे में। जब कहते हैं ना कि यहां पर मोदी सरकार है, तो आप संघ सरकार की या संघ कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सरकार किसी, अगर आप देखा जाए तो जनरली एक पार्टी की होती है, जैसे कभी कांग्रेस की सरकार आ जाती है, कभी गठबंधन की सरकार आ जाती है। तो गठबंधन का दौर पिछले 10 साल में लगभग लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन फिर गठबंधन का दौर आ गया और इस समय पर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने आप में इतनी सक्षम हो कि वह यहाँ पे सरकार बना पाए। है तो आप मोदी सरकार के बारे में सुनते रहते होगे, तो आखिर आप संघ कार्यपालिका की बात सुन रहे हैं। इसके अलावा संसद की बात आ जाए तो ये संघ व्यवस्थापिका है, और संघ व्यवस्थापिका क्या करती है, आर्टिकल 79 से लेकर 122 के बीच में है, यानी 122, यानी आर्टिकल 79 टू 122, यानी आपके लगभग लगभग 80 यानी 79 से लेकर 122 तक जो आर्टिकल हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ पे संसद क्या है ना। संसद में लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, भंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। इसी में डील किया जाता है कि हमारे यहाँ पर साधारण विधेयक कैसे आते हैं, धन विधेयक कैसे बनता है, वित्त विधेयक कैसे आता है, कैसे पास होता है, संपूर्ण प्रक्रिया इसी में दे रखी है। इस संसद के जो पदाधिकारी हैं, लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, ये सब कुछ 79 से लेकर 122 के बीच में आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संसद अनुपस्थित होती है, संसद अपने सत्र में नहीं होती और कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि देश में कानून बनाने की आवश्यकता कभी भी आ सकती है। वो इंतजार थोड़ी करेगी वो आवश्यकता कि पहले संसद सत्र में बैठे, फिर कम से कम उसमें बहस हो और 1 साल में कानून बने। कभी कभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है ना, जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना आया था। तो संविधान निर्माता इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि उन्हें यह पता थी कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इस कारण उन्होंने कार्यपालिका को यानी राष्ट्रपति को, अर्थात अगर इनडायरेक्टली देखें तो सरकार, जैसे अगर मैं कहूं मोदी सरकार को, इनको यह अधिकार दे रखा है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो आप अपने आप कानून बना सकते हो, है ना, अपने आप कानून बना सकते हो। उनके इस प्रकार के कानून बनाने को ही कहते हैं अध्यादेश, है ना, जो आर्टिकल 1, 2, 3 में आता है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। इसके अलावा कानून कैसा बना है, कानून कैसा बना है, संविधान के अनुकूल है या नहीं, क्या कहीं संविधान का विरोध तो नहीं करता, क्या संविधान के आधारभूत ढांचों को तो नहीं ढहाता है। तो उसके लिए एक हमारे यहाँ पे शीर्ष संस्था है जो इन सब को चेक करती रहती है। कार्यपालिका का आदेश हो, संसद के द्वारा बनाया गया कानून हो, अगर वो संविधान के विरोध करता है तो एक ऐसी संस्था है जो संविधान का संरक्षण करती है, उसी को हम जुडिशरी या न्यायपालिका कहते हैं। और ये आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसमें डील होता है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां आती हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैसे रिट जारी करता है, उसकी प्रारंभ के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है, वो सब के सब यहां पर आप लोग पढ़ पाएंगे इसको अच्छी तरह से। और इसके बाद आता है कैग, जो कैग है 148 से लेकर 151 के मध्य में है। ये कैग ये देखता है कि भैया कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, तो पैसा कौन खर्च करता है, यही खर्च करता है, विकास के कार्य कौन करता है, यही करता है, ठीक है। तो एक समय ऐसा होता है जब इन्होंने विकास का काम कर लिया, पैसा जाके उन्होंने खर्च कर लिया, तो ऑडिट करता है, ये जाएगा और ये देखेगा, खातों की जांच करेगा कि आपने जो पैसा खर्च किया क्या राइट वे में खर्च किया है, नहीं किया है। ये जनरली देखा जाए तो एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र का एक आधार है, ठीक है, लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है जो नकेल कसता है हमारी कार्यपालिका की नाक में। ये है तो कार्यपालिका को डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत काम करें, बाद में कैग पकड़ ले और फिर दुनिया के सामने हमारा भ्रष्टाचार सामने आ जाए। यही हुआ था, आपने देखा होगा कांग्रेस की जब सरकार थी तो कैग के द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट दी गई जिसमें 2G घोटाला, ये घोटाला, ये कैग ही इनको डिस्क्लोज करता है ना। अब कैग अगर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा कि नहीं निभा रहा, ये प्रश्न अपने आप में एक बनता रहता है, लेकिन कैग को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि कैग के रहते हुए मुझे नहीं लगता कोई भ्रष्टाचार कर सकता है, क्योंकि ये खातों की जांच करता है, ये देख लेता है। और अगर इसके पास एक मजबूत तंत्र भी है, ये भी पता कर सकता है कि जो पुल
1 करोड़ में बन सकता था, ये आपके 5 करोड़ में क्यों बना है, 4 करोड़ आखिर गए कहां, यही ये जांच करता है। तो कैग के बारे में भी आपको यहीं पर पता चलेगा। तो संघ सरकार में इस प्रकार से हमने 5 चीजों को पढ़ा, ठीक है। संघ कार्यपालिका, संघ व्यवस्थापिका, अध्यादेश, और यहां पर संघ न्यायपालिका, और यहां पर होता है कैग, है ना। चलिए अब आगे चलें। अब यहां से हम आर्टिकल्स को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, किस आर्टिकल में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्टिकल 52 के बारे में। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पर शैल बी का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जब भारत का कोई राष्ट्रपति ना हो। तो भारत का राष्ट्रपति होगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। दूसरा क्या है, आर्टिकल 53 कहता है कि यह कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होगा, या औपचारिक ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख होगा, ये बात ध्यान रखना। यानी जितने भी कार्यपालिका संबंधी शासनादेश हैं वह सब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा ही जारी की जा सकते हैं। भारत सरकार के जो राजपत्र होते हैं, गजट जो होता है, उस पर भी अगर साइन देखा जाए तो राष्ट्रपति का होता है। लेकिन आपको ये भूल नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रपति ही करता धरता है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति एक तरह से हाथी के वो दांत हैं जो दिखते हैं लेकिन वो खाते नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वह उस कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वह किसी की सलाह पर वो कार्य करता है। उसके लिए अधीनस्थ अधिकारी हैं जिसकी नियुक्ति वह स्वयं करता है, ठीक है, और उन्हीं की सलाह और परामर्श से कार्य करता है। जैसे अधीनस्थ अधिकारियों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, इन्हीं से पूछ पूछ के ये कार्य करता है ना। तो एक कार्यपालिका का प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट है, अगर हम कहें तो हेड ऑफ इंडिया है, यह भारत का हेड है, भारत का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो ये आपको याद रखना है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा निर्वाचन होता है, यानी इस विधि में जनता सीधे सीधे भाग नहीं लेती। जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनको हम एमपी और एमएलए कहते हैं, वही इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, है ना। एमपी वो भी निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित, और इसके अलावा हमारी विधानसभा जिसमें हम एमएलए होता है वो भी इसी में भाग लेते हैं, ध्यान रखना चाहिए ना। तो आपको लिए मोटा मोटा टास्क यही है समझना कि जितने भी निर्वाचित एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा के हों, जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं, चाहे वह, ठीक है, किसी भी राज्य के क्यों ना हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी के क्यों ना हो, वह इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। जनता सीधे सीधे भाग नहीं लेती। हाँ, ये अलग बात है कि अमेरिका में जनता सीधे भाग लेती है, तो अमेरिका में यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत होती है, लेकिन यहां पर अप्रत्यक्ष होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात आ जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या है, किस प्रकार से मेथड अपनाया जाता है, तो आपको 2 चीजें याद रखनी होगी। यहां पर क्या होता है, एकल हस्तांतरणीय, एकल हस्तांतरणीय, इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है नहीं। इन 2 प्रक्रियाओं के अंतर्गत चुनाव होता है ना। यहां पर एक व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों को वोट दे सकता है प्रीफरेंस के आधार पर। इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा पूरा एकल हस्तांतरण और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रियल में देखा जाए तो यहां पर वोट नहीं होता, वोट मूल्य होता है ना, वोट मूल्य होता है। तो इस सारी की सारी चीजों को मैं आपको एक अलग से, क्योंकि काफी लंबी प्रक्रिया है और आधे घंटे की प्रक्रिया है, तो मैं आपको इसको एक सिंगल वीडियो के तहत आप लोगों को पूरा पूरा बताऊंगा कि एकल हस्तांतरण क्या होता है। बस याद रखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इस प्रकार से होता है, और जो एमपी का, जो प्रधान का इलेक्शन होता है, द फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम से होता है, यानी उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाता है वही उसमें जीत घोषित कर दी जाती है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, और जैसे ही वो ऑफिस ज्वाइन करता है, ठीक है, तब से 5 वर्ष तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 5 वर्ष ही पद पे रहेगा, है ना, ऐसा भी नहीं कि 5 वर्ष ही पद पे रहेगा। जब तक अगला राष्ट्रपति न चुन लिया जाए तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा, याद रखना, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता, है ना। तो राष्ट्रपति के पद की जो वो है टाइम है वो 5 वर्ष तो है, 5 वर्ष से ज्यादा भी हो सकता है। ये तब तक हो सकता है जब तक नए राष्ट्रपति ना आ जाए, ठीक है।
अब अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए किसी तरह से तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा, त्याग पत्र दे दें तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो कभी आपसे पूछ ले कि मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, हाँ, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर ये त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन सर ये त्याग पत्र देगा किसको, राष्ट्रपति से तो बड़ा यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो एक बात याद रखना यहीं पे कि राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है ना। अच्छी बात, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, यानी यही एक ऐसा पद है जहां पर, ठीक है, एक उच्च व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को इस्तीफा देता है। तो इसके पीछे भी राज है। कहोगे सर आप तो अपने नाम की बात कर रहे हो, राज ये है कि ये जो उपराष्ट्रपति आखिर है कौन। जैसे ही वो इस्तीफा दिया, उसने इस्तीफा ऐसे करके दिया, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया। तो वास्तव में राष्ट्रपति भावी राष्ट्रपति को क्या कर रहा है, इस्तीफा दे रहा है ना। इसलिए ऐसा किया जाता है, ध्यान रखना चाहिए। क्या राष्ट्रपति, ठीक है, इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद इसे पद से हटा भी सकता है। अगर उसे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, संविधान में जो निर्देशित है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है और संसद उसको अपने पद से हटा सकती है। ठीक है नहीं, संसद उसे अपने पद से हटा सकती है। आगे चलते हैं, क्या राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों का यहां से आ सकता है कि एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठता है कि अमेरिका में मात्र एक व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है, लेकिन भारत में क्या, तो भारत में कितने देर के लिए बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि भारत में एक व्यक्ति अनंत बार, यानी जब तक जिंदा रहे तब तक वो राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार की यहां पर रोक टोक दिखती नहीं है। अगर राष्ट्रपति के योग्यता की बात हो जाए तो योग्यताओं में आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये याद रखना है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक तो होना चाहिए। ये बड़ा पद है तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि वह भारत का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो नागरिक हो या ना हो, नहीं, होना चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि भारत का सर्वोच्च पद है तो भारत के नागरिक के द्वारा ही भरा जाना चाहिए, है ना। और भारत का सर्वोच्च पद अगर किसी नागरिक के द्वारा भरा जा सकता है, किसी भी नागरिक के द्वारा भरा जा सकता है, इसी को गणतंत्र कहते हैं। रिपब्लिक का अर्थ कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, गणतंत्र का दिवस। गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो भारत या किसी भी देश का सर्वोच्च पद है, क्या उस पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अगर मान लो ये सर्वोच्च पद राजा है तो क्या हर व्यक्ति राजा बन सकता है, नहीं। तो जब हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, इसका मतलब वहां गणतंत्र नहीं है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण है ब्रिटेन में सबसे बड़ा पद कौन सा है, राजा रानी। क्या हर व्यक्ति, ब्रिटेन में पैदा होने वाला हर व्यक्ति राजा रानी बन सकता है, आपको वो नहीं बन सकता। राजा के खानदान से ही कोई राजा बनेगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है नहीं। तो वहां पे गणतंत्र न होकर राजतंत्र है, वहां पे मोनार्की है ना। ये अलग बात है, संविधान के द्वारा उसको नियंत्रित कर दिया गया है, इसलिए उसको संवैधानिक राजतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहते हैं। आगे समझ में। इसी प्रकार की व्यवस्था जापान में, लेकिन भारत में नहीं है। भारत के सर्वोच्च पद पर कोई राजा रानी नहीं बैठा, ठीक है, इसी जनता में से एक व्यक्ति बैठा है। तो अभी इस समय पर द्रौपदी मुर्मू है, वो एक जनजातीय क्षेत्र से आती है, ठीक है। किसी समय पर ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि एक जनजातीय महिला भारत की राष्ट्रपति बनेगी, लेकिन आज ये संभव है। और ये समस्त भारत की जनता के द्वारा जो अथक प्रयास किए जा रहे हैं जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, एक रूपता लाने के लिए, अखंडता लाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए, उसका एक प्रयास है। ये हमारी समाज की सहज स्वीकृति है जो जाति प्रथा जैसी कुरीतियों से अपने आप को दूर कर रही है ना। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, योग्यता तो वह भारत का नागरिक होगा, उसमें 35 वर्ष की उसकी आयु तो जरूर होनी चाहिए और वह लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, है ना। कभी कभी आपके दिमाग में प्रश्न आता है, सर ये लाभ का पद नहीं समझ में आता, लाभ का पद क्या होता है। तो लाभ का पद का कोई अलग अर्थ नहीं है। लाभ का पद यानी ऐसा पद जहां सरकार से उसे कुछ न कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं प्रोफेसर हूं सरकारी स्कूल में, तो सरकार मुझे पैसा दे रही है, तो वो लाभ का पद है। तो मुझे पहले वो छोड़ना पड़ेगा और छोड़ने के बाद ही मैं यहां पर
ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर पाऊंगा। तो ये तो था। इसके अलावा हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर कुछ और भी नियम है, कुछ अन्य अधिनियमों के अंतर्गत भी कुछ नियम है कि कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होने के लिए, राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए आपको उम्मीदवार बनना पड़ेगा। उम्मीदवार बनने के साथ साथ आपके साथ वो शर्त भी है कि अगर मान लो ए नाम का जो व्यक्ति है वो क्या बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति बनना चाहता है तो बन जाएगा, है ना, वो क्या करे, जाए और पर्चा भर दे। सही तो होता है। पर्चा भरना केवल अनिवार्य नहीं है, ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि वो व्यक्ति सीरियस है भी या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अपने नाम बनाने के लिए केवल इलेक्शन लड़ रहा हो। तो हमने थोड़ी सी शर्त जोड़ दी है इसके साथ, ये जोड़ दी है कि अगर कोई राष्ट्रपति पद पर जाना चाहता है तो उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए, है ना, 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 समर्थनकर्ता होने चाहिए। समर्थनकर्ता यानी उसके पास कम से कम 50 यानी 100 लोग, यानी उसके पास कम से कम 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्रपति पद में वोट डालते हैं, है ना, उनका समर्थन उसे पूरी तरह से मिला होना चाहिए। और साथ ही साथ 15,000 रुपए का, ज्यादा नहीं बहुत, 15,000 रुपए का ड्राफ्ट आरबीआई के नाम भी उसे जमा करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कहा गया है कि थोड़ा सा सिंसियर आदमी ही राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़े, है ना, ऐसा ना कि हर कोई फॉर्म भर दे और राष्ट्रपति की प्रक्रिया बहुत ज्यादा दुर्व हो जाए, है ना। क्योंकि अब क्या इसमें भी एक शर्त लगा दी है कि ये जो 15,000 रुपए है ना, इसमें एक शर्त है कि मान लो कि वोट पड़े कितने, 100, तो इन 100 वोटों में आपके पास कम से कम 1/6 वोट जरूर पड़ने चाहिए। आपके पास जितने भी कुल वोट पड़े हैं उसका 1/6 आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर 1/6 वोट आपको नहीं मिलते हैं तो आपके ये रुपया जब्त कर लिए जाएंगे। इसी को जमानत जब्त की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जमानत जब्त की प्रक्रिया कहते हैं। ऐसा आप लोगों को याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, दशाएं, यानी राष्ट्रपति के पद की दशाएं क्या है, शर्त क्या है। तो आपको पता है कि यह अपने ऑफिस का निःशुल्क यूज कर पाएगा, सीधी बात है। राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन में बैठेगा जहां पर 450 से ज्यादा कमरे हैं, है ना, इतना भारत का सबसे आलीशान घर समझ सकते हैं एक तरह से राष्ट्रपति भवन को। जिस जगह पे बना हुआ है उसकी कीमत भी करोड़ों अरबों रुपए में है ना। और वो अब राष्ट्रपति भवन बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। पहले वो गवर्नर हाउस हुआ करता था, अंग्रेजों ने बनाया था और उसमें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका लुटियंस और ब्रेकर की थी। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो गवर्नर हाउस को का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया, और राष्ट्रपति भवन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ना। तो ये पूरा के पूरा राष्ट्रपति जो भवन बना हुआ है यह ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक नमूना है जिसे आप देख सकते हैं। तो कहीं कहीं हमें ब्रिटिश महत्ता के बारे में भी यह सूचना देने का काम करता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये राष्ट्रपति केवल और केवल दिल्ली में ही रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन तो दिल्ली में, ऐसा बिल्कुल ना समझे। ठीक है, इसे जब गर्मी लगे तो शिमला जा सकता है और गर्मी ठंड लगे तो ये आराम से तेलंगाना जा सकते हैं। इसके अलावा 2 जगह और हैं जहां पर राष्ट्रपति जा सकते हैं अगर उन्हें विदाउट एसी रहना है। ठीक है, शिमला चले जाओ, शिमला में भी इनके लिए एक भवन बना हुआ है और तेलंगाना में भी इनके लिए भवन बना हुआ है। तो इनके मजे ही मजे हैं। और अगर देखा जाए तो एक पीछे एक गार्डन भी बना हुआ है, इसमें ट्यूलिप के बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, विभिन्न प्रकार के फूल हैं, और कभी कभी फरवरी के मौसम में वह खोला भी जाता है आम लोगों के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए तो हमेशा खुला रहता है। तो वहां पे जाके वो आनंद ले सकते हैं उस व्यवस्था का जो कि पीछे दे रखी है ना। इसके बाद क्या है, शपथ। तो राष्ट्रपति को भैया शपथ कौन दिलाएगा, इतना बड़ा आदमी, तो उसको शपथ दिलाने वाला भी बड़ा होना चाहिए। तो उसका नाम है सीजेआई, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश इसे अपने पद और गरिमा की शपथ दिलाएगा और ये कहेगा कि आप पूरी तरह से कोशिश करोगे कि संविधान अक्षुण्ण रहे, संविधान ठीक के हिसाब से आप काम करें। इसके अलावा क्या है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दे रखी है आर्टिकल 61 में, जिसे हम कहते हैं महाभियोग। इनको हम क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। महाभियोग का अर्थ होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी थोड़ी सी बड़ी है, अगर आप समझेंगे तो 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इम्पीचमेंट कहते हैं महाभियोग, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। देखो ये महाभियोग की प्रक्रिया है ना,
उसको हम कहते हैं क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल, ये आपने नया वर्ड सुना होगा, क्वासी। क्वासी ये फ्रेंच वर्ड है ना, इसका अर्थ होता है अर्ध यानी हाफ, तो इसको कहते हैं अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं इसे, इसे आप लोगों को याद रखना। इसे क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं, ऐसा आपको याद रखना। अब आप कहोगे क्यों कि सर पूर्ण न्याय क्या होता है? पूर्ण न्याय, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का अर्थ होता है जिसे न्यायालय के द्वारा संपन्न किया जाए, जहां पर न्यायालय का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, न्यायिक प्रक्रियाओं का जहां पर पूरी तरह से पालन किया जाता है, उसी के द्वारा कार्य किया जाता है जिसके लिए बनी है, क्योंकि न्यायपालिका न्याय करने के लिए बनी है, जांच करने के लिए बनी है ना। तो अगर पूरा की पूरा न्यायालय करता है तो उसको कहते हैं पूर्ण न्याय क्रिया। लेकिन न्यायपालिका के कार्य को अगर संसद करे तो जांच करने का काम किसका है? न्यायपालिका का। लेकिन महाभियोग में जांच करने का काम कौन कर रहा है? संसद। इसलिए न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया को, ठीक है, नहीं कर रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्वासी जुडिशियल, यानी यह जुडिशरी जैसी प्रक्रिया है लेकिन जुडिशरी के द्वारा नहीं की जा रही है, इसको कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ओके, याद रखना। ये जो महाभियोग की पूरी प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में दे रखा है और आर्टिकल 56 में दे रखा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है ना। पूरी की पूरी प्रक्रिया यहां पे दे रखी है। एक बात और, महाभियोग के द्वारा केवल और केवल राष्ट्रपति को ही हटाया जाता है और किसी के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी सबके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। महाभियोग करें, महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये जो महाभियोग है केवल और केवल किस आधार पर आएगा? कि अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है ना, या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के अतिक्रमण या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही महाभियोग की प्रक्रिया आ सकती है ना। इस महाभियोग की प्रक्रिया आने के लिए कुछ शर्तें हमने रखी है कि भैया राष्ट्रपति है तो इसे ऐसा नहीं कि ऐसे हटा देंगे। तो इसके लिए ये शर्त है कि 1/4 सदस्यों का साइन होना चाहिए। 1/4 सदस्यों का साइन होना चाहिए। आप कहोगे सर 1/4 सदस्य मतलब कि अगर यह प्रक्रिया लोकसभा में आ रही है तो लोकसभा के 1/4 यानी 543 का 1/4। अगर यह प्रक्रिया प्रस्ताव राज्यसभा में आ रहा है तो राज्यसभा में 1/4 यानी 200, यहां पर 45। ठीक है, इनका क्या है? तो इनमें से कोई 1/4 आप निकाल सकते हो, इतना तो आपको मैथ निश्चित रूप से पता होगा, है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी देना पड़ेगा कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आ रही है, आप कुछ कहना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। चलिए, इसका मतलब यह है कि महाभियोग की जो प्रस्ताव है उसे 14 दिन के नोटिस पर और 1/4 सदस्यों के साइन करने पर किसी भी सदन में उसको पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, है ना। लेकिन यहां पर जहां पर ये पेश होता है, जहां पर ये पेश होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, इसको प्रथम सदन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रथम सदन। इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम सदन। और ये क्या करेगा? आरोप लगाएगा, तो इसको आरोप लगाने वाला सदन कहेंगे। आरोप लगाने वाला सदन, ठीक है। अगर लोकसभा में पेश किया जाता है तो लोकसभा को कहेंगे ये आरोप लगाने वाला सदन है, ये राष्ट्रपति पे आरोप लगा रहा है। क्या आरोप लगा रहा है? कि राष्ट्रपति ने अपने पद के हिसाब से काम नहीं किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है। अगर राज्यसभा में आ रहा है तो प्रस्ताव यही तो कह रहा है कि हम इस राष्ट्रपति को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति है ना, संविधान के हिसाब से कार्य नहीं करता, वायलेशन करता है, ये वाली बात है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? जिस भी सदन में पेश होगा, दोनों में नहीं होगा, एक में होगा, दोनों में से, तो इसको क्या होगा? विशेष बहुमत से पास होना पड़ेगा। तो महाभियोग विशेष बहुमत से पास होगा, पहली बात याद रखना। अब आपको सर इसमें क्या है? अरे विशेष बहुमत बहुत बड़ा होता है, इसको कहते हैं सदन का बहुमत। जैसे 543 में से 273 उसका बहुमत है, ये तो होना ही होना चाहिए। जितने भी वोट पड़े हैं वो 273 तो मिलना ही चाहिए।
इसके अलावा जितने भी आए हैं उसका 2/3 भी होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग मेंबर, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग मेंबर, ये भी याद रखना। ठीक है, 2/3 याद रखना बस, समझ आएगा नहीं। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझनी भी पड़ेगी और अच्छे से जाननी भी पड़ेगी, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो विशेष बहुमत से इसे पास होना पड़ेगा और विशेष बहुमत से पास होने के बाद ये दूसरे सदन में चला जाएगा। किसमें जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा और ये दूसरा सदन फिर उसकी जांच करेगा। तो दूसरा सदन हमेशा ही जांच करने वाला सदन होता है। दूसरा सदन हमेशा जांच करने वाला होता है, वो जांच करेगा और जांच के लिए वो राष्ट्रपति को बुलाएगा भी। राष्ट्रपति खुद आए तो आए, अपने वकील को भी भेज सकता है अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। वो कह सकता है, सदन को बता सकता है कि मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए वो झूठे हैं, बेबुनियाद है। ठीक है नहीं, इनमें कोई दम नहीं है, ये सब अपनी अपनी राजनीति को के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो उनको सुनवाई का पूरा की पूरा अधिकार होगा। बहरहाल सुनवाई करने के बाद अगर दूसरा सदन भी इसे विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति हट जाएगा। ये पूरे की पूरी महाभियोग की प्रक्रिया है। यहाँ पर राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को पद को हटाने की ये दुरूह प्रक्रिया है और ये इतनी खतरनाक प्रक्रिया है कि आज भी एक बार भी इसका प्रयोग कभी हुआ ही नहीं। ठीक है नहीं, कभी आपसे पूछ ले कि सर राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो आपने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और, ठीक है, क्या बताया था कि जो टोटल एमपी है, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, टोटल एमएलए चाहे वो राज्य के हों, ठीक है नहीं, चाहे वो यूनियन टेरिटरी के किसी के भी हों, ये सब क्या निर्वाचित, ये निर्वाचित यानी निर्वाचन में तो भाग लेते हैं। ये याद रखना, सब के सब निर्वाचन, ये निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ठीक, इसका मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया में केंद्र सरकार के साथ यानी केंद्र के साथ राज्य का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन यहां पर लेकिन शब्द है, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है ना, हटाया जाता है तो उसमें राज्य सरकारों का कोई योगदान नहीं होता। अगर इनको हटाया जाएगा तो राज्यों से पूछा भी नहीं जाएगा कि भैया हम इसको हटा रहे हैं, तो राज्यों को हटाने में कोई योगदान नहीं। महाभियोग में कोई भी किसी प्रकार का योगदान नहीं है ना। चलिए, और इसमें जो भी एमपी हैं, ठीक है, चाहे वो लोकसभा के हों और राज्यसभा के हों, सभी भाग लेते हैं। या निर्वाचन की कोई भी बात नहीं, निर्वाचित की कोई बात ही नहीं हो रही है। यहां पर यह बात हो रही है कि सभी, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, जैसे राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं, तो वह भी इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया में। बहरहाल अब राष्ट्रपति हमारे हट चुके हैं और उसके बाद आगे चलेंगे और कुछ चीजों को यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है नहीं, आइए अब आगे का 62-63 इसका कोई ज्यादा औचित्य नहीं है और जिसका औचित्य नहीं है उन सारे प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पे नहीं कराता, है ना। चलिए, अब ये जो आर्टिकल है 52 से लेके 61, अब आप कहोगे सर इनको याद कैसे करें, तो आइए याद करने के जबरदस्त ट्रिक भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है नहीं, एक ही बार में बताऊंगा। तो यहाँ पे यहाँ पर क्या होगा, राका, नीरा का, प्यासा, शाम से। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं आर्टिकल्स को। ये 52 है, ये 53 है, ये 54 है, ये 55 है, 56 है, 57 है, 58 है, 59 है, फिर इसके बाद 60 है और 61 है। ये आपके पास वीडियो भी उपलब्ध रहेगा और इसकी मैं पीडीएफ भी SST विद राजराना टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो इसकी पीडीएफ भी याद रखना कहां मिलेगी, SST विद राजराना। ये टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए डेडिकेटेड है। आपको बहुत प्रकार के यहाँ पे नोट्स भी मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार के किसी भी सवाल पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो 8368775254 पर आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज और अपनी समस्या को यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो आइए आगे बढ़ जाते हैं।
तो यहां पर क्या रा का मतलब होता राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति 52 में है। का मतलब होता कार्यपालिका प्रमुख, तो 53 में है। नी का मतलब होता निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, 54 में है। इस रा से बनता है रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55 में है। उसका कार्यकाल 56 में है। पुनर्नियुक्ति कितनी बार उसकी नियुक्ति हो सकती है, वह 57 में है। योग्यताएं आपकी 58 में है, ठीक है। शर्तें आपकी 59 में है। शपथ आपकी 60 में है और महाभियोग आपका 61 में है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। सारे आर्टिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पे करा ही दिए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आर्टिकल्स भी आराम से ऐसे करके याद हो सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं अगली प्रक्रिया पर। तो यहां से शुरू होता है, अब महत्वपूर्ण आर्टिकल ही मैं आपको कराऊंगा ज्यादा, ठीक है। हर एक आर्टिकल आप लोगों से नहीं पूछा जाता, ना ही उसमें कुछ खास होता है। तो महत्वपूर्ण आर्टिकल कराऊंगा तो आपको 395 के आर्टिकल मैं आपको करा दूंगा और आपको याद भी हो जाएंगे। तो पहला है भारत का उपराष्ट्रपति। तो याद रखो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है नहीं। क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, जरूरी है। क्योंकि ये कब जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि जब राष्ट्रपति या तो विदेश चला जाए तो यहाँ पे कौन भैया काम करेगा। अचानक डेथ तो किसी की भी हो सकती है, उसकी भी हो जाए तो कौन काम करेगा। तो इसकी एक तरह से सबऑर्डिनेट बॉडी है अगर देखा जाए तो, ठीक है, एक सहायक पद है कि अगर चीफ नहीं है तो भैया मैं चीफ बनने के लिए तैयार हूं, तो उपराष्ट्रपति है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन यहाँ पे कभी नहीं लिखा हुआ कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, कि हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होगा, नहीं, भारत का उपराष्ट्रपति होगा हमेशा वाली बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। लेकिन उपराष्ट्रपति का कोई काम तो है नहीं। अरे क्यों बनाया गया ये पद, राष्ट्रपति के लिए, कि राष्ट्रपति अगर ना रहे, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो काम कर ले। लेकिन ये भाई साहब हमेशा थोड़ी रहते हैं, है ना। हमेशा तो राष्ट्रपति यहाँ पे रहेगा रहेगा। जब राष्ट्रपति रहेगा तो क्या काम करेंगे। तो इनसे कहा कि तुम एक काम करो, फालतू के तो पैसा मिलेंगे नहीं, क्योंकि तुम 4.5 लाख रुपए मिल रहा है हर महीने, इसका मतलब है उसका कुछ काम तो करोगे ना। तो ये इनको, इन भाई साहब को क्या होता है, इनसे कह दिया जाता है कि आप राज्यसभा के पदेन सभापति हो, आप राज्यसभा के पदेन सभापति हो, यानी राज्यसभा की कार्यवाही जब जब प्रारंभ होगी तब तक आप उसकी अध्यक्षता करोगे। तो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, याद रखना, है ना। अब बात होती है कि इनका काम कब है, कि जब राष्ट्रपति ना हो, यानी अगर राष्ट्रपति हो। दूसरा, राज्यसभा का सत्र ना चल रहा, ना चल रहा। अगर दो प्रक्रियाएं आप लोगों के यहां पर है, यानी एक तो राष्ट्रपति मौजूद हो, राष्ट्रपति को कुछ ना हुआ हो, इसके अलावा राज्यसभा का सत्र न चल रहा हो, तो बेचारे पे कोई काम है, तो आप कह रहे नहीं निठल्ला है, काम है ही नहीं। रियल में देखा जाए तो कोई काम नहीं है। एक ऐसा पद है जिसका अपना कोई काम है ही नहीं। उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं। भाई साहब कभी राष्ट्रपति बन जाते हैं, कभी सभापति के पदेन सभापति बन जाते, इसके अलावा कुछ नहीं करते, फालतू में ऐसे ही घूमते रहते हैं, ठीक है नहीं, कोई काम ही नहीं है। और बिना काम के भी इन्हें 4.5 लाख रुपए दिया जाता है। जब ये राष्ट्रपति के लिए काम करते हैं तो राष्ट्रपति वाला वेतन मिलता है, जब ये सभापति के लिए कार्य करते तो सभापति का जो अलाउंस होता है वो भी नहीं मिलता है। तो भैया इनकी बल्ले बल्ले है, हमेशा इनको दाम ही दाम दिखाई देता है इनके पास, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति का, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, वो कहीं चला जाता है, मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको कौन संभालेगा, राष्ट्रपति संभालेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतदान, एकल हस्तांतरण, वही सिंगल रिप्रेजेंटेटिव और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें भाग कौन लेता है, तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी एमपी, उसके सभी एमपी इसके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहां पर निर्वाचित और मनोनीत में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति अपने पद पर ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष रह पाएगा, ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और ठीक है, 5 वर्ष से पहले भी अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। इसे अपने पद से हटाया भी जा सकता है। इसको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया।
क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से ही प्रारंभ होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए बस, ठीक है नहीं। 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, और अगर मान लो कि सामान्य बहुमत से अगर वहां पर ये पास हो जाए ये प्रस्ताव इसको हटाने का, और लोकसभा उससे सहमत हो, तो राष्ट्रपति हट जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके लिए वो दुरूही प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है, ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, आराम से हटाया जा सकता है ना। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन यानी पद को तो 6 महीने के अंदर इस पद को दोबारा भरा जाना चाहिए, ये जरूरी है। उपराष्ट्रपति पद को कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति इसको शपथ दिलाता है ना। चलिए, और कोई यहाँ पे राष्ट्रपति के पद से संबंधित कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर विवाद हो जाए तो इसको कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, है ना। कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो अगर आप इन आर्टिकल्स को भी याद करना चाहें तो इनको भी आप याद कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है नहीं, इनको भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। 63 से भी, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 61 तो हो गया, तो यहाँ पे एक हमने ट्रिक बनाई थी, उपरानी का समय समाप्त, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति, राष्ट्रपति के रूप में भूमिका, निर्वाचन, कार्यकाल, है ना। निर्वाचन और कार्यकाल हो गया, तो कहां तक हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्वाचन और कार्यकाल। तो यहाँ पे देखो, भारत के उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति, ठीक है, उप रानी यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य, नी मतलब निर्वाचन, उपरानी का पद कार्यकाल, ठीक है, समय, तो उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए जो समय है, समाप्त मतलब शपथ, समय और समाप्त, ये है कि नहीं। तो यहां पर आप लोगों को ये आर्टिकल्स को आराम से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, समय को समय ही देखें और समाप्त को क्या देते हैं, शपथ। और अगर आप और भी याद कर सकते हैं तो कबीरा याद कर सकते हैं, कबीरा यानी का से मतलब राष्ट्रपति के पद के रूप में कर्तव्य, ठीक है नहीं, और वी का मतलब क्या होता है, विवाद। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित निर्वाचन संबंधी विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो यहां पर आप 63, यहां पर आप 64, यहां पर 65, यहां पर 66, यहां पे 67, यहां पे 68, यहां पे 69, यहां पे 70 और यहां पे 71, इतने आर्टिकल्स को आप आराम से याद कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति, राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य, निर्वाचन, कार्यकाल, समय, इसके अलावा किसको कौन शपथ दिलाएगा, इसका कर्तव्य क्या है, और विवाद अगर हो जाए तो कौन सुनेगा। इस प्रकार से इन आर्टिकल्स को आप याद कर सकते हैं मेरे साथ साथ, है ना, ठीक है ना। चले आगे, अब आगे चलेंगे तो आगे की प्रक्रिया में कुछ और आर्टिकल्स भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, और वह आर्टिकल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्षमादान की शक्ति, है ना। क्षमादान की शक्ति, यहां से हर बार प्रश्न आता है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति अगर पूरे भारत में कहीं भी अपराध हुआ है ना, संघ के विरुद्ध अपराध अगर हुआ है, पूरे भारत में कहीं अपराध हुआ है, तो उसे माफ करने का, क्षमा करने का अधिकारी राष्ट्रपति है। वो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, ऐसा आप लोगों को याद रखना चाहिए। वो इसके अलावा केवल क्षमा ही नहीं, क्षमा के अलावा किसी भी दंड को कम कर सकता है, किसी भी दंड की प्रकृति बदल सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। तो बहुत सारे अधिकार क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास हैं। अब आप कहोगे सर राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग खुद नहीं करता, कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है, मंत्रिमंडल की सहायता से करता है, मंत्रिपरिषद की सहायता से, ये भी आपको याद रखना। तो असल में जो डिसीजन होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, ना कि राष्ट्रपति का, ठीक है नहीं। संघ सरकार का होता है, कैबिनेट का होता है कि किसी को क्षमादान दी जाएगी या न दी जाएगी, ये याद रखना। बहरहाल अब राष्ट्रपति एक काम करते हैं कि अगर मान लो कहीं भी क्षमादान आई है तो उसे राज्य सरकार को भेज दिया जाता है, भैया अगर इसे हम क्षमा कर दें तो तुम्हारी लॉ एंड ऑर्डर पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो पूछ भी लिया जाता है थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से।
ठीक है। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति बहुत ज्यादा व्यापक है और इसकी जो व्यापकता है ना, वह सैनिक न्यायालयों पर भी लागू होती है। अगर सैनिक न्यायालय, जिनको हम मार्शल कोर्ट कहते हैं, अगर वहां पर भी कोई भी अगर ऐसा कानून आता है, ठीक है, अगर किसी को सजा दी जाती है, तो सजा को भी माफ करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को मौजूद है, याद रखना है ना। तो ये क्षमादान करने की शक्ति है, जिसके बारे में आपको पता है, इसको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं। अब आपका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आर्टिकल 74 और 75 है। आर्टिकल 74 है, ठीक है, और यहां पर क्या है, 75 है, ठीक है नहीं। अब यहां पर मैं आपको आर्टिकल को याद करने के लिए बता दूं तो 3 माह है यहां पर, ठीक है नहीं, क्या है, 3 माह है, ठीक है, 3 माह, 3 माह है, ठीक है। यहां पर आता है 74, यहां पे आता है 75, यहां पे आता है 76। 3 माहों को याद कर सकते हो, है ना। तो माह से क्या बनता है, मंत्री परिषद। तो यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है, मंत्री परिषद। यहां माह से क्या बनेगा, मंत्री के संबंध में उपबंध। इस माह से क्या बनेगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। मंत्री परिषद, मंत्री, महान्यायवादी। तो इन सारी चीजों को भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। 3 माह है और 3 माहों के बारे में आप लोगों को पता हो, इन्हीं के बारे में अभी मैं आप लोगों को यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, सही बात है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने आप काम नहीं कर सकता, यह मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श से कार्य करता है ना। अब मंत्री परिषद लगातार सलाह करेगी, सलाह देगी और राष्ट्रपति साइन करता रहेगा और उन्हीं के आदेश जारी होते रहेंगे। तो मंत्री परिषद पहले सलाह देती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, उसी को गजट या राजपत्र में छाप दिया जाता है। ऐसा प्रक्रिया यहां पर चलती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से थोड़ा सा इसको बदलने का प्रयास किया गया 1978। प्रयास क्या किया गया, प्रयास ये किया गया कि जो मंत्री परिषद है ना, ठीक है, मंत्री परिषद को सलाह, यानी मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उस सलाह को मानने के लिए। लेकिन ठीक है, अगर उसी सलाह को राष्ट्रपति दोबारा देता है तो फिर वो बाध्य है। इसका मतलब है कि एक बार सलाह को राष्ट्रपति, ठीक है, डिनाई कर सकता है, लौटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। पहली सलाह पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंख बंद करके वो तुरंत की तुरंत साइन करता रहे, ऐसा भी नहीं। विवेक की शक्ति है, पहली बार की सलाह को वो लौटा सकता है ना। खैर, मंत्री परिषद, ठीक है, ये हमारी कार्यपालिका है मुख्य रूप से देखा जाए तो, और मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है मंत्रियों के बारे में, तो इसमें कहा गया कि जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और बाकी जो मंत्री हैं उनकी जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री से पूछकर राष्ट्रपति करेगा। तो पीएम हो चाहे मंत्री हो, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में प्रधानमंत्री से नहीं पूछता। अगर कोई भी जो बहुमत दल का नेता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और मंत्री प्रधानमंत्री से पूछकर बनाए जाएंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाए जाएंगे, ठीक है, और प्रधानमंत्री ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। कौन से मंत्री को बनाया जा सकता है, क्या मंत्री लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, तो एक बात याद रखना, मंत्री बनने के लिए ऐसी कोई योग्यता नहीं दे रखी है संविधान में। बस उन्होंने कहा है कि मंत्री या प्रधानमंत्री किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उनसे पद छीन लिया जाएगा। बात यह है, तो कोई व्यक्ति जो किसी भी, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा पद का सदस्य नहीं है वह 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है और उसमें किसी प्रकार की कोई योग्यता यहां पर नहीं दे रखी। आगे चलते हैं, भारत का महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 में आता है। भारत का महान्यायवादी, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई केस कर दे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमेशा सरकारों के खिलाफ केस होते हैं, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा, उसके लिए सर्वोच्च लॉ ऑफिसर है। यह भारत का सबसे ऊंचा लॉ ऑफिसर है जिसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, ठीक है, ये बात याद रखना। यह किसी सदन का सदस्य नहीं होता, ना लोकसभा राज्यसभा का, लेकिन किसी में भी बैठ सकता है, बस वहां की वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, ये बात याद रखना। अब आप कहोगे सर कौन होता है, जनरली एडवोकेट है वो होगा,
ठीक है, ये क्या होगा, एडवोकेट होगा। एडवोकेट होगा तो फिर प्राइवेट प्रैक्टिस भी करेगा। तो सर क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद कर देगा? तो हम कहेंगे नहीं, उसे प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने का अधिकार यानी जरूरत नहीं है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए, लेकिन 5 वर्ष से पहले उसे बिना किसी कारण के हटाया भी जा सकता है। इस कारण इसको प्रसाद पर्यंत पद भी कहा जाता है महान्यायवादी को। बस इतनी ही जानकारी आप लोगों के लिए बहुत है। इसके अलावा एक ऐसा आर्टिकल को याद रखना कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, है ना, इसको भी आप कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमने जो आपके आर्टिकल्स जो हैं वो काफी ज्यादा करवा दिए हैं। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण करा दिए। और इसके बाद संसद जो है वो मैं 79 से आगे, यानी आज मैंने आपको 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका से संबंधित सारे आर्टिकल करा दिए हैं। अब जो अगला वीडियो होगा वो आपके होगा 79 से लेकर 122 तक। तो आप इंतजार कीजिए उस नई वीडियो का। वो भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दें। अगर आपको कोई आर्टिकल के बारे में विस्तृत रूप से एनालिसिस चाहिए तो भी आप मुझे बता दें। मैंने इतना बताया जो आपके एग्जाम में आएगा, एग्जाम में से बाहर आपसे पूछने की संभावना नहीं है। अगर आप उसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 1 बजकर, ठीक है, यानी मेरी क्लास 3 बजे रोजाना होती है, 3 बजे रोजाना होती है इसी चैनल पर, सुपर कोचिंग टेट पीआरटी पर आप लोगों को ये क्लास लाइव मिलती है। तो अगर हम उससे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो लाइव भी जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लगातार बनाता रहूंगा। सारे संविधान के 395 आर्टिकल मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।